अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुल्क की मुआशी हालत बकौल हुकूमत के बहुत अच्छी है, बेहतर है, अच्छी राह पर गामजन है, राइट ट्रैक पर है, राइट पाथ पर है। IMF प्रोग्राम के साथ हम जो है ये मुमकिना तौर पर आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, इसके बाद हमें कशकुल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर ऑपोजिशन का कहना है कि एक डेट ट्रैप में हम फंस चुके हैं IMF के, और साथ ही साथ हमने अपने सेंट्रल बैंक का भी सौदा कर दिया। पाकिस्तान का जो मरकजी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसको भी गिरवी में रख दिया। जो इकोनॉमिस्ट अगर हम ढूंढें तो पाकिस्तान में जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं उनका नुक्ता नजर कुछ और है, और जो हमारे कॉर्पोरेट साइड के सेलिंग साइड इकोनॉमिस्ट है उनका नुक्ता नजर कुछ और है। मईशत को लेकर तो एक कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को आज दूर करते हैं। और आज साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जनाब रियाजुद्दीन साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक ये जो कंफ्यूजन है, स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से भी अब मंजूर हो चुका है और इसके हक में जो है 43 वोट आए, मुखालफत में 42 वोट आए सेनेट के अंदर, और पहली दफा ऐसा हुआ कि चेयरमैन सेनेट को अपना जो एक वोटिंग राइट यूज करना पड़ा। बहरहाल ऑपोजिशन का यह दावा है कि जनाब आपने, इस हुकूमत ने, PTI हुकूमत ने मरकजी बैंक की सालमियत को, मरकजी बैंक को, इसके वकार को गिरवी रख दिया IMF के पास, जबकि हुकूमती वर्जन मुख्तलिफ है। आप क्या कहेंगे सर, क्या वाकई IMF के पास स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया? नहीं इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि ये सब गलत फहमी की आरा पर मबनी है। कम से कम जो मेरा मुताला है स्टेट बैंक एक्ट जो तरमीमी बिल आया है, और मैं स्टेट बैंक एक्ट जितने भी तरमीमी बिल 1994 के बाद से आए हैं मैंने उन सब का मुताला किया है, तो मुझे उसमें ऐसी कोई क्लॉज नज़र नहीं आई जिससे ये नतीजा निकलता हो कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया है या मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई क्लॉजेज आ गई हैं। मुझे तो कहीं नहीं नजर आई। ये क्योंकि आपको याद होगा कि जब से ये तरमीमी बिल के ऊपर डिस्कशन शुरू हुए हैं 8 या 9 महीने पहले से, उस वक्त से नेगेटिव प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ बहुत ज्यादा हुआ है, और 2-3 चीजों पे हुआ है। एक तो ये है कि इसके जो मकासद हैं स्टेट बैंक के, उनको वाज़ेह तौर पे इसमें बयान किया गया है कि प्राइस स्टेबिलिटी इसका फोकस होगा। तो बहुत सारे जायजा लेने वालों ने समझा कि शायद ग्रोथ को बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों मकासद हासिल करने के लिए स्टेट बैंक काम करता रहेगा, अलबत्ता इसका फोकस जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ रहेगा। सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। ग्रोथ पे फोकस हमारे यहाँ हुकूमत के बहुत सारे इदारों की है, किसी भी इदारे का फोकस अब तक प्राइस स्टेबिलिटी पे नहीं है। बेशक बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो ये तो प्राइमरी जॉब थी ना स्टेट बैंक का, तो बुनियादी काम ही आपके प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ इन दोनों को लेकर चलना होता है। तो अगर प्राइस स्टेबिलिटी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो प्राइस स्टेबिलिटी पे फोकस होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा कोराम इससे मच गया अगर ये चीज लिख दी गई तो? मैं यानी इन चीजों को, हर चीज को नेगेटिव तौर पे बयान किया जा रहा है। कल के प्रोग्राम में डॉक्टर इशरत हुसैन साहब मौजूद थे और उनका ये कहना था कि यार ये एक नॉर्मल चीज है। सन 2015 में भी तरमीम हुई, उसके बाद भी, उससे पहले भी एक रूटीन का काम होता है, बट ये कि चूंकि IMF के साथ इसको नथी किया जा रहा था इसलिए इसके टाइमिंग्स जो है बड़े इसके वो हो गए। एक तो ये चीज, फिर दूसरी चीज ये भी फरमाइएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन कमेटी और फिस्कल और मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह, इसमें कुछ तब्दीली आई है क्या? बुनियादी फर्क क्या आया है तरमीमी बिल में? देखिए, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड तो अब वजूद में नहीं रहेगा, और जितनी भी कोऑर्डिनेशन करनी है वो गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर खुद जाती तौर पे करेंगे। ये तरमीमी बिल में एक क्लॉज मौजूद है, क्योंकि एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है, एक दूसरे को मुतला रखना बहुत जरूरी होता है। पहले ऐसा नहीं होता था क्या? पहले वक्त बहुत जाया होता था, और कोऑर्डिनेशन बोर्ड था। जहां तक मेरा तजर्बा है, मैंने भी बहुत सारी मीटिंग्स बतौर मेंबर के तो नहीं अटेंड करी, लेकिन स्टेट बैंक की तरफ से मैंने अटेंड की हैं। इसका कतई कोई फायदा नहीं था। सारे मेंबर्स जो है, कोई कराची से जा रहा है, कोई वहां से जा रहा है, और वक्त भी जाया होता और पैसे भी जाया होते, उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन इससे कोई फायदा मैंने तो आज तक नहीं देखा
تو اگر ایسی چیز ایسا بورڈ موجود ہے اور اکثر آپ ماضی میں اگر آپ کس طرح سے اس کی میٹنگ ہوئی ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ماضی میں اس کی میٹنگ اس طرح شیڈول ہوتی تھی کہ اسٹیٹ بینک کو آج مانیٹری پالیسی اناؤنس کرنی ہے تو ایک دن پہلے اس کی میٹنگ رکھ دی جاتی تھی. اچھا تو یہ جس طریقے سے اس بورڈ نے کام کیا ہے یہ کوئی جی ہاں میرے خیال میں ذاتی طور پہ وہ کوئی بہت ہی اچھے طریقے سے کام نہیں کیا. چلے اگر کوئی چیز اچھی کے لیے آ رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. جی میرا تو یہ خیال ہے افیکٹونیس زیادہ ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. اب دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک چلے یہ تاثر تو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے کہ آپ بتا رہے ہیں اور بھی لوگ جو ہے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اور وہ جن کی ایک عمر گزری ہے اسٹیٹ بینک کے اندر کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے. ناؤ ایک چیز جو اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب اور اب شوکت ترین صاحب جو ہے وہ بہت اس کی مالا جپتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اس حکومت نے مرکزی بینک سے ایک بھی بوروئنگ نہیں کی, ایک بھی پیسہ نہیں لیا. ٹھیک ہے, جب آپ میری ناقص رائے کے مطابق جب آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلی پابندی یہی ہوتی ہے کہ آپ سینٹرل بینک سے بوروئنگ نہیں کرے گی حکومت, کیونکہ وہ نوٹ چھاپ کے دیتا ہے. اور وہ بات یہ کہ ہمارے یہاں جو بینکنگ سسٹم ہے اس کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آ گئے, اس کے پاس پھر اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ حکومت کو لون دے رہا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا اوپن مارکیٹ آپریشن اومو, جس میں سینٹرل بینک خود سسٹم میں لیکوڈیٹی انجیکٹ کرتا ہے, وہاں سے یہ بینک اٹھاتے ہیں پیسہ اور حکومت کو اسٹیٹ بینک کو مہنگا قرضہ دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے پھر؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے اگر حکومت ڈائریکٹ قرضہ لیتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے تو اس کو بہت آسانی سے قرضہ مل جاتا ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اور کیا کم قیمت پہ بھی, کم قیمت پر بھی اس سے جو جنرل لیول ہے وہ ڈپریس رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سیونگ ریٹ ہے وہ کم رہتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 70-75 سال میں ہمارا جو نیشنل سیونگ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. اس کی وجہ سے ہمارا انویسٹمنٹ ریٹ بھی کم ہے اور ہمیں فورن سیونگز پہ ریلائے کرنا پڑتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت ڈائریکٹ قرضے لیتی ہے جس سے انٹرسٹ ریٹ اتنے اوپر نہیں جا پاتے جتنا کہ ان کو جانا چاہیے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سیونگ کو انکریج کرنے کے لیے. جی سیونگ کو, کیونکہ اگر انٹرسٹ ریٹ اوپر جائیں گے تو اس کا پھر وہ منتقل ہوتے ہیں ڈپازٹ ریٹ بڑھانے میں. یہ ہمارے ہاں ٹھیک سے ہمارے فائنینشیل سسٹم میں نہیں ہوتا. بیلنس بھی تو ہے نا سر کہ آپ ڈپازیٹرز کو آپ اٹریکٹ کریں اور پھر آپ کو اکانومی بھی پوری چلانی ہے, آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دیکھنا ہے. انٹرسٹ ریٹ اگر آپ بڑھائیں گے تو وہ کہیں پہ بیلنس آؤٹ نہ ہو. نا میرا پوائنٹ پھر یہ تھا کہ اگر آپ ریلائی کر لیں کمرشل بینکوں کے اوپر تو وہ کمرشل لونز ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ کمرشل بینکس آر مین فار کمرشل پرپز. They are here for making money. پوری دنیا میں کہیں پہ اتنا ایڈوانس ڈپازٹ اسپریڈ نہیں ہوتا جتنا پاکستان کے اندر ہے. جی آپ یہ بتائیے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی تو کمرشل بینک سے لون لیتا ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ مطلب کس لیول پہ اعتراض ہے کہ حکومت کیوں لے اس پہ اتنے مہنگا قرضہ؟ پرائیویٹ سیکٹر بھی تو آخر لے رہا ہے. بلکہ انفارچونیٹلی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تو لیتے نا پرائیویٹ سیکٹر. نہیں, لیکن آپ ٹریجری بل جو بھی ریٹ ہے وہ ابھی بھی اس ریٹ سے بہت کم ہے جس سے پرائیویٹ سیکٹر قرضہ لیتا ہے. That's the point کہ اگر بہتر یہ ہو کہ ہم کیپٹل مارکیٹ میں بانڈ مارکیٹ کو اپنا اور زیادہ افیکٹو کر لیں, فعال کر لیں, رادر ہمارا جو ہے انحصار کمرشل بینکوں کے اوپر نہ ہو, ہمیں ٹریجری کی طرف زیادہ وہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کیپٹل مارکیٹ کی طرف فوکس ہو جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن پچھلے 50-60 سال سے ہو نہیں سکا. اس میں تھوڑی بہت پروگرس ہوئی ہے لیکن نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کیپٹل مارکیٹ کے انسٹرومنٹس ہیں ان کی نالج بہت کم ہے, اور ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں ان کے پاس جو نالج ہے وہ زیادہ تر ٹریجری بلز اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈ, فیڈرل انویسٹمنٹ بانڈ ان کی ہے ہسٹوریکلی. کیونکہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا زیادہ تر انحصار قرضہ لینے پہ انہی انسٹرومنٹس کے ذریعے رہا ہے, تو یہ اس وجہ سے ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ حکومت اب قرضہ جو ہے تھوڑے سے زیادہ انٹرسٹ پہ لے گی, جو کہ لے گی بالکل, کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان لیکوڈیٹی انجیکٹ کرے گا اور ایک
थोड़ा बहुत मार्जिन जरूर, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है वो मार्जिन पे ही काम लेकिन करते जो हैं। एग्जिस्टिंग कर्जे हैं उन पे सूद की अदायगी तो बढ़ जाएगी ना, वो भी तो, क्योंकि सबसे बड़ी बोरोवर तो खुद हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान है बैंकिंग देखिए वो तो 3 महीने के 6 महीने के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उसमें तो इतना एग्जिस्टिंग कर्जे तो ऐसे लॉन्ग टर्म नहीं है ना, तो उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो जो आने वाले वक्तों में कर्जे लिए जाएंगे उसमें जो अब फिर बल्कि अभी जो इंटरेस्ट रेट ट्रेजरी बिल्स के ऊपर गए थे, नहीं, अगर बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड से थोड़ा सा लंबे मैच्योरिटी के लिए होते हैं, 5 साल और 10 साल और 15 5 साल 10 साल के बॉन्ड हैं, जाहिर है कि उसमें यील्ड निस्बतन ज्यादा होती है शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स होते हैं या बिल्स होते हैं उनके मुकाबले में। तो ये जो भी कर्जा लेता है कोई भी एंटिटी हो, उसको एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर और नीचे जाते हैं, उसको थोड़ा बहुत सरमाया लॉन्ग टर्म के जरिए बोरो करना पड़ता है और थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अच्छा जरा आसान की तरफ आ जाते हैं, आवाम के लिए भी सारे कि आप बड़े टेक्निकल जार्गन से इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ऑयल प्राइसेस अगेन $90 पर बैरल के करीब इस वक्त मौजूद है। कितना मुश्किल, अभी थोड़ी देर पहले हेडलाइन में भी हमने देखा कि मुजम्मिल असलम साहब जो कि तर्जुमान है वजारत खजाना के, और उनका ये कहना है कि दिसंबर और जनवरी में महंगाई नहीं हुई, प्राइसेस नहीं बढ़ी। ये जो पेपर्स की मूवमेंट है, टेबल ऑक्शंस वगैरह, इनकी यील्ड, कट ऑफ यील्ड वगैरह, ये इस वक्त क्या साइन दे रही है महंगाई के हवाले से और प्लस शरह सूद में इजाफे के हवाले से? कुछ सिग्नल्स हैं? जी देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि जब जो ट्रेजरी बिल्स खरीदने वाले हैं वो अगर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेजरी बिल का रेट भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी तक तो यही और होता, नतीजे में शरह सूद में भी इजाफा होगा। जी बिल्कुल, रिजल्टेंटली, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो सेंट्रल बैंक जो है अपना मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन लेगा, जिसमें बुनियादी एक्शन के इंटरेस्ट रेट वो ज्यादा करेगा। तो इस बुनियाद पर, इन एक्सपेक्टेशंस पर वो हमेशा ऑक्शन पे भी बिड करते हैं। तो लेकिन जब अगर ऐसा हो कि इन्फ्लेशन फिर कम होने लगे तो वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पर रिवर्स करते हैं और फिर जो कि इस वक्त देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, इस सिनेरियो में। जी नाउ एक और चीज सर कि IMF प्रोग्राम के जब आप होते हैं तो सबसे पहले वो किफायत शारी की बात करते हैं, वो ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, और ग्रोथ को जरा साइड पे रख के वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि आप थोड़ा सा इस्तेहकाम करें, ग्रोथ फिर बाद में देखी जाएगी। क्या जी प्लीज देखिए, कमेंट। हमारे बड़े भी सब यही बातें किया करते थे, क्या हम भूल गए किफायत शुआरी की और ये सारी? तो इसमें कौन सी खराबी है आप मुझे बताएं। नहीं, खराबी नहीं है, देखिए खराबी नहीं है, बात ये है अगर मुल्क की मईशत जो है उसमें डिमांड बहुत ज्यादा है और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो अगर ये बात की जा रही है, चाहे वो IMF करे या कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट करे, इसमें क्या खराबी है? यही होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, को डिसिप्लिन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, किबला दुरुस्त होना चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूं यही चीज होनी चाहिए। बात यह है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हम किस हद तक हाई ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं? 5, 5.5, 6, 6.5, 7। अगेन IMF के पास जाना पड़ता है, क्योंकि आपका जो बिजनेस मॉडल है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है, वही डिपेंड कर रहा है सारा इंपोर्ट्स के ऊपर। रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते हैं, फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं अपनी फर्निश गुड, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बलून हो जाता है पूरा, और दोबारा आपको IMF के पास देखिए, तो हमारी ग्रोथ एक फिर मीडियोकर साइज होनी चाहिए। देखिए ये इस वजह से हो रहा है कि हमारा फोकस हमेशा हर हुकूमत का फोकस शॉर्ट टर्म ग्रोथ बढ़ाने का होता है। वो हमेशा थोड़े अरसे के लिए ऐसे इकदाम लेती है कि ग्रोथ बढ़ जाती है। किसी भी हुकूमत ने बहुत अरसे से कभी लॉन्ग टर्म ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या इकदाम लेने चाहिए, वो सस्टेन ही नहीं कर पाते हम। एक तो ऐसे जब तक के इकदाम नहीं लिए जाएंगे, बहुत मुश्किल है कि हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेहतर हो सके। क्या करना चाहिए सर, क्या करना अब चाहिए? इसमें मैं आपने IMF का क्योंकि तस्करा किया था, IMF इस हवाले से ही सारी कंडीशंस अपनी नाफिज करने की कोशिश करता है कि हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ बेहतर हो सके, और उसके लिए शॉर्ट टर्म ग्रोथ सेक्रीफाइस करनी होती है। उसकी वजह यह है कि जब तक के हमारी मईशत में सेविंग्स को फरोग नहीं होगा, उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट को फरोग नहीं हो सकेगा, अलावा इसके के बोरो करके इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा अगर आप देखें, सेविंग को जब आप फरोग देने जा रहे हैं, इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं, तो लामहला आपने डिपॉजिट रेट बढ़ाने ताकि सेविंग कल्चर डेवलप हो। बिल्कुल, बट
डोमेस्टिक इकोनॉमी एट 180 या 175 डॉलर रुपी पैरिटी, और 10% के ऊपर आपका अगर पॉलिसी रेट हो, डोमेस्टिक इकोनॉमी उठ सकती है आपकी, डॉक्टर साहब? देखें, आपने डॉलर का हवाला दिया, अभी 175-76 पे भी अगर इतना ये महंगा होता तो डिमांड में कुछ कमी होती ना, तो क्यों नहीं हुई कमी? मसला हमारे डिमांड साइड का ही है, सप्लाई कंस्ट्रेन है। देखें, मेरा ये ख्याल है कि अभी भी लोग, किसी को इतना मसला नहीं हो रहा, अभी भी इंपोर्ट ग्रो कर रही हैं, ऑल्दो उस हिसाब से नहीं कर रही, तो इसको तो और ज्यादा महंगा होना चाहिए, मेरा ख्याल है। हाँ, नहीं, ये तो बहुत ज्यादा अभी आप कुछ सिस्टम भी लेकर आए हैं, और फिर ये जो प्राइमरी डीलर्स हैं, इनके मनी चेंजर्स वगैरह, इनके ऊपर भी काफी सख्तियां वगैरह की है, ये सारी चीजें। देखें, वो तो हुकूमत कर रही है ना, मैं तो आपको अपना नुक्ता नजर बता रहा हूं कि हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त जो एक्सचेंज रेट की सतह है रुपए में, वो इंपोर्ट ग्रोथ को कम करने में कामयाब हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो नहीं हो रही, एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने के लिए आप प्राइसेस बढ़ाइए, फिर आप उससे मुत्तफिक हैं कि इसी तरीके से उसको रोका जाए? इसी तरीके, जी बिल्कुल, इसी दो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही बुनियादी हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट है, आप अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जरूरी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मसला सर हमारी इकोनॉमी का डिमांड साइड का नहीं है ना, हमारी तो सप्लाई कंस्ट्रेन है। हमारी अगर टमाटर 300 रुपए किलो हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानियों ने सुबह दोपहर शाम रात टमाटर खाना शुरू कर दिया, तो सप्लाई प्रॉब्लम है सारा। दोनों मसले होते हैं हर इकोनॉमी में, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जब भी कोई डिस्कशन हो रहा होता है तो उसमें भूल जाते हैं। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमारी पोटेंशियल ग्रोथ इस वक्त कितनी है। वो फिर मैं ये कहूंगा कि जो हमारा सेविंग रेट है और इन्वेस्टमेंट रेट है, वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि हमारी ग्रोथ कितनी होगी। जो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट है उसके हिसाब से हम 7-8% ग्रोथ नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगा, हमें मीडियोकर साइड पे चलना पड़ेगा। यही 4, 4.5, 5, 4, 4.5, 5। आपने कछुए और खरगोश की तो दौड़ की कहानी बचपन में पढ़ी होगी, तो शुरू में कछुए की चाल चलना बहुत जरूरी है, आहिस्ता आहिस्ता। सर 70 साल हो गए कछुए की चाल को, 70 साल। जी, वो कछुए की चाल नहीं, वो खरगोश की चल रहा है इस वजह से। हमेशा लंबी छलांग, जी बिल्कुल, अभी भी खरगोश है, लंबी छलांग लगाता है और फिर हाँपने कांपने लगता है, ये हो रहा है, थरथराने लगता है। तो इसको कुछ अरसे कछुए की चाल चलने दें आहिस्ता से। जो फिर मैं कहूंगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे किसी खानदान के बारे में, फैमिली के बारे में, कि चादर देख के पांव फैलाएं और अपनी जो हमारे वसाइल हैं उसके अंदर रह के काम करें। ठीक, तो सबसे पहले इकोनॉमी का, पाकिस्तान की मईशत का जो सबसे बड़ा मसला है, डॉक्टर साहब आप मुत्तफिक होंगे इस बात से कि जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है। वो तईन साहब बेचारे जो है वो POS के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, फिर एजुटेशन भी हो रही है उनका, उसको इख्तलाफात भी किए जा रहे हैं, ताजिर बिरादरी जो है वो खड़ी है उसके ऊपर। वंस फॉर ऑल ये मसला कैसे हल होगा, किस तरीके से, हम क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि मेरा फिस्कल साइड पे मेरा कोई तजर्बा नहीं है तो इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। अलबत्ता ये बात है कि फिस्कल साइड जो इश्यूज हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। मॉनेटरी इश्यूज फिर भी इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपसे कहूंगा। लेकिन सर अभी जो आपने कही कि पहले फिस्कल एंड मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन पॉलिसी बोर्ड जो हुआ करता था, जो अब तहलील हो चुका है, और अब जो है वजीर खजाना और स्टेट बैंक आपस में होगा, दोनों का उसमें, तो क्या जब पहले 5, 7, 10 लोग होते थे उनकी एक ओपिनियन होती थी, अब 2 लोगों की ओपिनियन होगी, क्या होगा, किस तरीके से मामला मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्या दुनिया में ऐसी होता? मैं आपको बता दूंगा कि पहले ये होता था कि एक पेपर जो है स्टेट बैंक भेजता था, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एक प्लानिंग, तो वो अभी भी भेज सकते हैं, उसके लिए बोर्ड होना तो जरूरी नहीं है। अगर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में ऐसे बोर्ड्स नहीं हैं, बहुत ही शायद कम ममालिक होंगे जिनके सेंट्रल बैंक एक्ट में ये चीज हो, और वो कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर मिल जाएगा, अगर बांग्लादेश में है जिसका मुझे इल्म नहीं, तो वो कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। और ये दूसरी बात ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था, ये तो 94 या 95 में उसका क़याम हुआ था, उससे पहले तो नहीं था। तो आखिर स्टेट बैंक तो 1948 से 1947 से काम कर रहा है, तो पहले भी तो काम करता रहा है। ठीक है,
चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। और बड़े टेक्निकल सवाल, लेकिन ये जरूरी था इंतहाई जानना कि असल मुद्दा है क्या वाकई स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया। ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। कल डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का भी ये कहना था और आज साबिक डिप्टी गवर्नर रियाजुद्दीन साहब का भी यही कहना है कि चीजें बेहतरी की जानिब है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।